हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन हार्मोन के कार्य के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑक्सिन हार्मोन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था और 3 एक्सपेरिमेंट जो ऑक्सिन हार्मोन की डिस्कवरी के लिए किए गए थे उनके बारे में पढ़ा। पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो कैनेरी घास के कोलियोप्टाइल के ऊपर किया गया था। दूसरे जो 2 प्रैक्टिकल थे वो ओट या जौ का जो कोलियोप्टाइल था उसके ऊपर किए गए थे। तो आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन या ऑक्सिन हार्मोन के कार्य के प्रभाव क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो होता है सेल डिवीजन का, यानी कि कोशिकाओं के विभाजन में ऑक्सिन हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। जैसे मान लो प्लांट के किसी भाग पर चोट लग जाती है तो क्या होगा, उस जगह की जो ग्रोथ होती है वो तेज हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ चोट लगी तो इस जगह की ग्रोथ क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं जो होती है, मर्दूतकीय जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं यहाँ पर कैलस का निर्माण कर लेती है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह पर इकट्ठा होकर कैलस बना देती है। और कैलस बनने के बाद में क्या होगा, कैम्बियम एक्टिविटी जो होती है वो तेज हो जाती है। ठीक है ना, एधा सक्रियण जो होता है वो तेज हो जाएगा, कैम्बियम एक्टिविटी फास्ट हो जाती है। और इस एक्टिविटी को फास्ट कौन करता है, ऑक्सिन प्लस ट्रोमेटिक एसिड जो होते हैं ये दोनों मिलकर इस कैम्बियम एक्टिविटी को फास्ट कर देते हैं। अब इस तकनीक का यूज किस में किया जाता है, ग्राफ्टिंग में। ठीक है ना, ग्राफ्टिंग में हम क्या देखते हैं कि जैसे मान लो हम किसी पौधे के किसी भाग को काटते हैं। ठीक है, काटने के बाद में क्या होगा कि वहाँ की जो पेरेन्काइमेटस कोशिकाएं होती है वो यहाँ पर कैलस का निर्माण कर लेती है और इस जगह की ग्रोथ जो होती है वो फास्ट हो जाएगी। फास्ट होने के बाद में कैम्बियम एक्टिविटी जो होती है वो तेज हो जाएगी और फिर धीरे धीरे यहाँ से रूटिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है, जड़ें निकलना चालू हो जाती है। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग में इस प्रक्रिया का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो सेल डिवीजन को बढ़ाता है, कोशिकाओं के विभाजन को तेज कर देता है। दूसरा जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उसे बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड, यानी कि इंटरनोड का छोटा होना। हमने जो एप्पल के प्लांट्स होते हैं या जो पियर के प्लांट्स होते हैं, सेब या जो वनस्पति के पौधे होते हैं, उनमें 2 तरह की शाखाएं होती है। ठीक है, एक जो शाखा काफ़ी लंबी होती है और इसमें इंटरनोड भी काफ़ी दूर दूर होते हैं, बड़े होते हैं। और दूसरी जो शाखा होती है वो छोटी होती है और उसमें इंटरनोड भी क्या होते हैं, छोटे छोटे इंटरनोड होते हैं। ठीक है, तो इन शाखाओं में जब फ्रूट लगता है तो कहाँ पर लगेगा, जो छोटी शाखाएं होती हैं उन छोटी शाखाओं के ऊपर फ्रूट लगते हैं और इन छोटी शाखाओं को ड्वार्फ स्पर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे एक सेब, केला, इनमें 2 तरह की ब्रांचेज होती है। एक ब्रांच लंबी होती है और इस पर इंटरनोड बड़े बड़े होते हैं। दूसरी जो ब्रांच होती है वो छोटी होती है और इस पर इंटरनोड भी छोटे छोटे होते हैं। तो जो छोटी ब्रांचेज होती है उन्हीं के ऊपर क्या लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, फल लगते हैं। और इन छोटी शाखाओं को क्या बोलते हैं, ड्वार्फ स्पर के नाम से जानते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करेगा, ऑक्सिन हार्मोन जो है वो इंटरनोड की लंबाई को कम कर देता है और ड्वार्फ स्पर जो होते हैं उनको बढ़ा देता है। ठीक है ना, ऑक्सिन क्या काम करेगा, इंटरनोड की लंबाई को कम कर देगा। ठीक है, और जो ड्वार्फ स्पर होती है यानी कि जो छोटी शाखाएं होती है उनके बनने को प्रेरित करता है। ऑक्सिन हार्मोन के प्रभाव से ड्वार्फ स्पर जो होती है वो ज़्यादा बनती है और ड्वार्फ स्पर ज़्यादा बनेगी तो ऐसी शाखाओं पे फ्रूट भी ज़्यादा मात्रा में लगेंगे, फल ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। अगर इंटरनोड लंबा होगा तो इसको हम लॉजिंग बोलते हैं। ठीक है, इंटरनोड अगर लंबा हो जाता है तो इसको लॉजिंग बोलते हैं। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो इस लॉजिंग को ही खत्म कर देता है, यानी कि इंटरनोड की लंबाई को बढ़ने को रोक देता है और जिससे ड्वार्फ स्पर जो होते हैं, छोटी शाखाएं जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में बनती है और ज़्यादा फल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सिन हार्मोन का दूसरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। तीसरा जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उसे बोलते हैं रूटिंग। तो जब भी हम कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के बाद में, प्लांट्स की कटिंग करने के बाद में उनके रूट्स जो होते हैं उनमें ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर दिया जाता है, जो कि रूट की लंबाई को बढ़ाता है, नंबर ऑफ रूट यानी कि रूट की संख्या को बढ़ा देता है और जड़ें जो होती है वो जल्दी निकलने लग जाती है, काफ़ी ग्रोथ जो होती है जड़ों की वो तेज़ हो जाती है। तो ये तीसरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है रूटिंग का। इसके बाद में नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आता है उसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस या शीर्ष प्रभुता। एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, जैसे मान लो कोई पौधा है वो सिर्फ अपनी लंबाई में ग्रोथ कर रहा है और जो उसकी साइड वाली जो ब्रांचेज होती है, ठीक है ना, लेटरल जो ब्रांचेज होती है वो नहीं लग रही है या उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि प्लांट की जो टिप होती है उस टिप को हम काट देते हैं। टिप को काटने के बाद में क्या होगा, जो लेटरल ब्रांचेज होती है वो बढ़ना चालू कर देती है, उनकी ग्रोथ तेज हो जाती है। अब टिप को काटने पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टिप के अंदर ऑक्सिन हार्मोन होता है और जब हम टिप को काट देते हैं तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो भी प्लांट से हट जाता है और ऑक्सिन हार्मोन जब हट जाएगा तो क्या होगा, लेटरल जो ब्रांचेज होती है यानी कि साइड वाली जो शाखाएं होती है उनकी ग्रोथ तेज हो जाती है।
तो साइड वाली शाखाओं को बढ़ाने के लिए या उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम प्लांट्स की टिप को काट देते हैं, और टिप को काटने के साथ साथ ही क्या होगा, ऑक्सिन हार्मोन जो है वो भी यहाँ से हट जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो प्लांट्स की टिप के अंदर ही होता है, और उसका मूवमेंट कैसे होता है, टिप से नीचे की तरफ में, ठीक है, टिप वाले पोर्शन से नीचे की तरफ में उसका मूवमेंट होता है, फ्लोएम के साथ में इसका मूवमेंट होता है। तो जब हम टिप को काट देते हैं तो ऑक्सिन हार्मोन खुद ब खुद ही हट जाता है, और साइड वाली जो ब्रांचेज होती है उनकी ग्रोथ तेज हो जाती है। अगला जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उसे बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ एब्सेशन लेयर, यानी कि विलगन परत को रोकना। विलगन परत क्या चीज़ होती है, हमने देखा है बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें समय से पहले ही पत्तियां झड़ जाती है, उनके फूल झड़ जाते हैं, उनके फ्रूट्स जो होते हैं वो भी झड़ जाते हैं, और जो टहनियाँ होती है वो भी टूटकर अलग हो जाती है। तो ये क्यों होता है, या विलगन क्या चीज़ होती है, विलगन क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो विलगन में क्या होता है, जैसे मान लो हम लीफ का एग्जाम्पल लेते हैं, तो लीफ का जो डंठल होता है उसे पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। लीफ का जो डंठल होता है उसे ये क्या है, पेटियोल है लीफ का। तो लीफ के डंठल को पेटियोल बोलते हैं। तो पेटियोल जिस जगह से जुड़ा रहता है वहाँ पे क्या होगा कि मिडल लेमिला और जो प्राइमरी वाल होती है वो डिजोल्व हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ से लीफ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मिडल लेमिला और जो प्राइमरी वाल होती है वो डिजोल्व हो जाती है, और डिजोल्व होने से क्या होगा, यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती है, और उस जगह पे क्या होगा, एक एब्सेशन लेयर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। विलगन परत बन जाती है, एब्सेशन लेयर बन जाती है, और पत्तियां इस जगह से टूट जाती है। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करेगा, इस विलगन लेयर को, ये जो विलगन लेयर है इस विलगन लेयर के बनने को रोक देता है, इसके निर्माण को रोक देता है, जिससे समय से पहले पत्तियां, फूल, फल या टहनियाँ जो होती है वो झड़ती नहीं है। नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उसे बोलते हैं थिनिंग ऑफ फ्लोर एंड फ्रूट। तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, फलों के बनने को रोक देता है, यानी कि फलों के अधिक बनने को रोक देगा। ज़्यादा मात्रा में फल बनते हैं तो ज़्यादा मात्रा में फलों को बनने को रोक देता है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि हमें साल दर साल बराबर मात्रा में फल प्राप्त होंगे। जैसे मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई पौधा हमने लगाया, फर्स्ट साल में उसने हमें 100 फ्रूट दिए, और दूसरे साल उसने हमें सिर्फ 10 ही फ्रूट दिए, तो दूसरे साल क्या हुआ, हमारा नुकसान हुआ। तो ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव करने पे क्या होगा कि पहले साल में पौधा 50 फ्रूट देगा, और दूसरे साल में भी वो पौधा क्या करेगा, 50 ही फ्रूट देगा। तो फलों की मात्रा को, उनकी क्वांटिटी को बराबर रखने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव करते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या काम करेगा, पहले साल में जो पौधा था उसके ऊपर ज़्यादा फल लगने को रोक देगा, उस पर फलों की जो मात्रा होती है उसको थोड़ा कम कर देगा, ताकि दूसरे साल में भी हमें क्या होगा, बराबर मात्रा में फल प्राप्त हो सके। अगला जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बिना जो फ्रूट बनता है वो क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है, ठीक है। जैसे बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, इनमें फर्टिलाइजेशन से पहले या बिना फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बनता है उसे क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है उस कंडीशन में क्या करते हैं, ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं पौधे पर, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो, निषेचन से पहले ही क्या करते हैं, पौधे के ऊपर ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं, या पौधे की जो ओवेरी होती है, स्टाइलस्टिग्मा ओवेरी जो होती है, उसके ऊपर ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं, ताकि बीज रहित फल प्राप्त हो सके, ठीक है, सीडलेस फ्रूट बन सके। इसके लिए क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही जो ओवेरी होती है या जो पौधा होता है उसके ऊपर ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव कर देते हैं, और सीडलेस फल प्राप्त करते हैं। लास्ट जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ऑक्सिन हार्मोन का वो है वीडिसाइड का, यानी कि खरपतवार नाशी का। जो जड़ें होती है या जो बेकार के पौधे होते हैं उनको हटाना क्या कहलाता है, खरपतवार हटाना बोलते हैं इसको, खरपतवार नाशी। खरपतवार मतलब घास वगैरह जो होती है। तो हम क्या करते हैं, 2,4-D का छिड़काव करते हैं, और 2,4-D का क्या इफेक्ट पड़ता है कि अगर 2,4-D की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ज़्यादातर जो घास होती है वो डाइकोट सी होती है, द्विबीजपत्री पौधे ही होते हैं वो। तो 2,4-D का ज़्यादा मात्रा में छिड़काव करने पे क्या होगा, जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जबकि जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोनोकोट प्लांट जो होते हैं वो सेफ रहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो घास होती है वो डाइकोट ही होती है, तो घास को हटाने के लिए क्या करते हैं, 2,4-D का छिड़काव करते हैं, जिससे जो घास वगैरह होती है उनकी डेथ हो जाती है, और मोनोकोट या जो एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 2,4-D में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होता है, ठीक है।
तो ऑक्सीन जो होता है वो एक खरपतवार नाशी के रूप में काम करता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ सके। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यूस देखें, इससे पहले वाला वीडियो भी देखें ताकि आपको टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज हो सके। थैंक यू।